नमस्कार। प्रारूप पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे गेस्ट व्यालोक पाठक जी हैं। व्यालोक पाठक जी को कई दिनों से दर्शक प्रारब्ध के इस मंच पर मिस कर रहे थे। व्यालोक जी की कुछ अपनी व्यस्तताएं थी, लेकिन एक बार हमारे साथ आज व्यालोक जी हैं। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं व्यालोक जी का। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जय जय सिया राम। जी। दर्शकों, राहुल गांधी की जो सो कॉल्ड न्याय यात्रा है, उत्तर प्रदेश में घूम रही है। हालांकि उनकी न्याय यात्रा बहुत अजीब अजीब सी उपलब्धियां हासिल कर रही है उनकी खुद की पार्टी के लिए। जैसे जैसे उनकी यात्रा बढ़ रही है, वैसे वैसे उनकी पार्टी छोड़कर जाने वाले तमाम बड़े छोटे नेताओं की तादाद भी बढ़ रही है। अमेठी में कल वो पहुंचे। अमेठी पहुंचने के तुरंत बाद जो है, बड़े सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया, छोड़ दिया। लेकिन आज राहुल गांधी सुल्तानपुर की एक कोर्ट में थे। अब आप चौंकेंगे। जो यशस्वी राहुल गांधी पूरे देश को न्याय दिलाने निकले हैं, वो न्याय मांगने, कौन सा न्याय मांगने, आखिर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे थे। दरअसल मामला 2018 का है, जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मेरे ख्याल से बैंगलोर, जहां तक मुझे याद आ रहा है, बैंगलोर में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2018 में, और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। खैर, राहुल गांधी का आरोप लगाना, माफी मांग लेना, एक दिन के लिए सांकेतिक जेल भी जाने के लिए तैयार होना, लेकिन फिलहाल उन्होंने सुल्तानपुर की अदालत में बाकायदे 25,000 की एक सिक्योरिटी और 25,000 का एक मुचलका देकर अपनी जमानत सुनिश्चित करा ली। तो राहुल गांधी जी एक बार फिर जमानत पे आइए। जरा व्यालोक जी से पूछते हैं कि राहुल गांधी जी की अब इस नई जमानत उपलब्धि पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे व्यालोक भाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों से क्षमा चाहूंगा कि मैं कुछ दिनों तक गायब रहा, और इस गायब होने में विषधर राहुल के अनुयायियों का भी हाथ है। क्योंकि दर्शकों को याद ही होगा, अभी सरस्वती पूजन को बहुत दिन नहीं बीते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम बंगाल में भी नहीं हैं। मैं बिहार में हूँ, आप यूपी में हैं, तो हमारे यहाँ सरस्वती पूजा अभी भी सरस्वती पूजा ही है। ममता बानो के यहाँ उसको भले ही बसंतोत्सव और क्या क्या कहा जाता है। तो खैर, हमारे यहाँ भी प्राचीन काल में मदनोत्सव होता था, लेकिन सरस्वती पूजा का उसमें एक पड़ाव होता था। तो सरस्वती पूजा के मौके पर, जैसा कि हमेशा से होता आया है, इस हिंदू बहुल देश में चौथे दर्जे के नागरिक जो हैं हिंदू, उनकी किसी भी पूजा पर कोई भी शोभा यात्रा जब निकलती है, तो बिना पथराव किए, बिना पत्थरों से अपना प्यार जताए हमारे मियाँ भाइयों का जी नहीं भरता है। तो वही कुछ दरभंगा में भी हुआ था, और करीबन 2 जगह तो बहुत ठीक ठाक सी हिंसा हुई। बहेड़ा एक गांव है, गांव नहीं कस्बा है, और एक मुरिया नाम की जगह है। तो इन दोनों जगहों पर ठीक ठाक चूमा, प्यार किया हमारे भाईजान ने हिंदू भाइयों को। और मैं ये बता दूं कि ये हिंदू वो हैं जिनको आज की भाषा में सामाजिक न्याय के पाले में रखा जाता है, जिनको ओबीसी, एससी, एसटीज वगैरह वगैरह कहा जाता है। इन हिंदुओं में अधिकतर संख्या उन्हीं की है। ये मनुवादी, ब्राह्मणवादी, शोषक, सवर्ण समाज के हिस्सा उसमें बहुत कम मुब्तला था। तो इस प्यार मोहब्बत का कुल सिला ये रहा कि 2 दिनों के लिए इंटरनेट प्रतिबंधित हो गया, क्योंकि आजकल सरकारें सबसे पहले वही करती हैं। और कुल मिलाकर 100-200 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुछ पर एफआईआर हुई है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि सांप निकल जाती है और लाठी पीटते रहते हैं हम लोग। इस घटना से मैं विषधर राहुल की न्याय यात्रा को इसलिए जोड़ रहा हूं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, आपने थोड़े वेल्ड वर्ड्स में कहा, छुपा हुआ, चूंकि आपका जो व्यक्तित्व है वह बड़ा शालीन किस्म का है, मेरा जो व्यक्तित्व है वह थोड़ा उद्दंड किस्म का है, तो मैं शब्दों को छुपाता नहीं। और मुझे हेमंता विश्व शर्मा जैसे लोग ठीक लगते हैं, जो बिल्कुल ही कोई दुराव छिपाव नहीं रखते। और उन्होंने जो इस यात्रा को नाम दिया है मियाँ यात्रा, वह भी ठीक है। और उसी से बिहार में ये स्थिति हो रही है, और बाकी सभी जगहों पर ये स्थिति हो रही है।
मैं ये कह रहा हूं कि जैसे-जैसे राहुल का काफिला बढ़ रहा है, आप उसको देखिए कि उस काफिले में कौन लोग हैं। और मियाँ भाई क्यों कहा हिमंता ने, इस पर भी सोचना चाहिए। मियाँ वो हर एक मुसलमान को नहीं कह रहे हैं, जो जन्मना यहीं से रहा है या जो जन्मना इस देश का नागरिक है या जो हमारे समाज में है, हमारे आस-पास घुले-मिले लोग हैं। वह मियाँ उन लोगों को कह रहे हैं, या असम में मियाँ उन लोगों को कहा जाता है जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, जो म्यांमार से आए हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं, और जिन्होंने इस देश की न केवल डेमोग्राफी बिगाड़ी है, बल्कि इस देश का बहुत कुछ बिगाड़ दिया है। मैं अभी बिहार में हूँ और मैं देख रहा हूँ, उस पर आपको एक सीरीज करनी चाहिए मेरे साथ, कि मैं जिस-जिस गाँव में जा रहा हूँ, गाँव में, अंदर कस्बों में, जो मिथिलांचल कभी नैयायिकों का गढ़ हुआ करता था, जो शाक्त परंपरा की पीठ है, जो एक तपस्थली रही है, कपिल मुनि की और कणाद की और पता नहीं किन-किन महानुभावों की, उस जगह अब आपको हर एक जगह बड़ी-बड़ी मस्जिदें और चर्च तक दिख रहे हैं, लेकिन मंदिरों का पराभव हो रहा है। यह कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको जानना बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि बीच में 17 महीने जो बीते हैं या उसके पहले भी नीतीश जो आए गए हैं, लेकिन खैर वह विषय नहीं है हमारा, अभी तो विषय विषधर राहुल है। तो देखिए, ये पूरा खानदान जमानत पर चल रहा है 19 में, और आदतन ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, आदतन माफी वीर हैं। कुछ कह दिया, उसको माफी मांगने लगे। अभी आपने एक इसका वीडियो देखा होगा जहां ये कोई हिमांशु नाम के लड़के को बुलाता है और कहता है कि इसकी पॉकेट काटेंगे, और फिर वो कहता है ये देखो अमिताभ बच्चन, ये देखो फलाने जी, ये देखो, तो वो है नरेंद्र मोदी, और पीछे एक आदमी है जो इसकी जेब काट लेगा, वो है अडानी, और लाठी लेकर कोई तीसरा खड़ा रहेगा। मतलब एक राजनेता, परिपक्वता और बाकी बातें छोड़ दीजिए, उसके जहर का लेवल छोड़ दीजिए, उसका जो टॉक्सिक लेवल है उसको भी हम जाने देते हैं। लेकिन एक नेता जो किसी दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है, वह नेता इस तरह की बीमार बातें कैसे कर सकता है कि मैंने स्विच दबाया और सारा पैसा अडानी को चला गया। वह इस देश के गृह मंत्री को, जिस मामले की आप बात कर रहे हैं सुल्तानपुर का, उसमें उस व्यक्ति ने इस देश के गृह मंत्री को हत्यारा कहा था, और ये उसके खानदान की आदत है। उसकी मां ने माननीय प्रधानमंत्री को मौतों का सौदागर कहा था। इसने पुलवामा के बाद खून बेचने वाले कहा था। इसने गृह मंत्री को हत्यारा कहा था। ये सारी बेचैनी और कुलबुलाहट दरअसल इसलिए है कि भारत तो इनका उपनिवेश था ना, और उपनिवेश भी क्या, भारत तो इनकी मिल्कियत थी। भाई जब चाहा नौसेना के जहाज से चले गए, चलो आज पापा 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 आज अंडमान घूमेंगे, पापा ने नौसेना का जहाज मंगा लिया। मम्मी मम्मी आज मैं आसमान में उड़ते हुए केक खाऊंगा, पापा ने एयरफोर्स का जहाज मंगा लिया। दादी ने एयरफोर्स के जहाज में उड़ते हुए केक कटवा दिया। तो ये जो आभिजात्य है, ये जो कुलीनता है, इसको नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति ने जिस तरह से छीना है, वो तो दर्द होता है साहब, दुखाता, बहुते दुखाता, बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है। उस दर्द का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि जो भारत मिल्कियत था, अब उस भारत में दर-दर की ठोकर खा रहा है, तो वो विषधर राहुल यही सब अनाप-शनाप बोलेगा। वह कोई ठीक काम बात। की बात नहीं बोले। बिल्कुल ठीक बात। और आपने जिस महत्वपूर्ण इनके जो चरित्र है इस परिवार का, खासतौर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इनके जो परिवार का पुराना चरित्र भी रहा है और वर्तमान चरित्र सोनिया गांधी के पारिवारिक नेतृत्व में अगर देखा जाता है,
तो वो बिल्कुल उपनिवेशवाद का है और वहीं कहीं जाके मैं इनको लोकतंत्र का राजघराना कहता हूँ, है ना? अच्छा, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने जब कहा कि ये बाप की मिल्कियत समझते हैं, तो बिल्कुल वो तो सारा देश देख रहा है। 2014 में उसने निर्णय इसी बात के लिए ले लिया और उसके बाद उत्तरोत्तर वो ले रहा है कि ये देश तुम्हारी मिल्कियत या किसी एक खानदान की मिल्कियत नहीं हो सकती। लेकिन इसमें एक बड़ी गंभीर, देखिए राहुल गांधी का लोग उपहास उड़ाना शुरू कर देते हैं उनको पप्पू और तमाम नामों से, लेकिन मैं कभी राहुल गांधी को इतने हल्के तरीके से नहीं लेता रहा हूं और आप भी मुझसे सहमत रहे हैं, हम लोगों ने इस पर बातचीत भी की है। अब अगर देखा जाए तो एक तरफ हेमंता का ये कहना कि ये न्याय यात्रा नहीं बल्कि मियाँ यात्रा है, वो एपिसोड का लिंक भी हम इसी चर्चा के लिंक में डालेंगे, दर्शक उससे जरूर देखें, वे आलोक भाई के साथ ही ये बात है। अब यहाँ राहुल गांधी और उनकी यात्रा का मकसद साफ-साफ दिखाई देता है। आप देखिए, जब चुनाव बमुश्किल 50 दिन दूर हैं, निर्णय यहाँ प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव इसी बात के लिए नहीं गए, उन्होंने कारण बताया कि जब हमारा उनका सीटों का अलाइनमेंट हो जाएगा तब हम जाएँगे यात्रा में। तो साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी 2024 में किसी चुनावी रणनीति के तहत ये यात्रा नहीं कर रहा है, बल्कि वो इसको एक गैर राजनीतिक यात्रा भी कांग्रेस बता रही है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी उपेक्षा का भाव रख रही है उत्तर प्रदेश जैसी 80 लोकसभा सीटों में, क्या ये पुष्ट नहीं होता कि वो एक तो अपने पीछे मुसलमान गोलबंदी के प्रति काफ़ी आश्वस्त हैं कि हमने काफ़ी आग लगा ली है, मियाँ यात्रा का अच्छा असर आएगा, इसलिए हम मुसलमान वोटों में किसी के साथ बँटवारा नहीं करेंगे, हम अकेले चलेंगे या फिर अभी चुनाव का बाद में देखेंगे। तो ये हेमंता की कही बात और उत्तरोत्तर से शुरू हुई इनकी ये यात्रा अब साफ तौर पर ज़मीन पे दिख रही है। आखिर ये कॉन्फिडेंस राहुल गांधी और उनकी पार्टी में आ कहाँ से रहा है कि चुनाव-वुनाव छोड़ो, ऐसे लग रहा है जैसे वैराग्य के भाव से घूम रहे हैं। तो क्या ये वाकई में मियाँ यात्रा ही नहीं है, जिसके पीछे वो लगातार उकसाने का भी प्रयास कर रहे हैं अपने बयानों द्वारा और आसपास के माहौल द्वारा? वो मंदिर को लेके अभी भी अजीब-अजीब तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने जया बच्चन के परिवार की बहू को भी लेके कितने घृणित बातें कही, तमाम चीजें हैं। तो ये जो एक खास अस्तर विश्वमन अभी भी सनातन के प्रति, मंदिर के प्रति अभी भी उनकी अभद्र टिप्पणियां जारी हैं, चुनाव में कोई खास इंटरेस्ट नहीं। तो ये मियाँ पुष्टिकरण और ज्यादा हो रहा है। ये सत्ता में रहेंगे तब भी मियाँ पुष्टिकरण और विपक्ष में है तब भी मियाँ पुष्टिकरण। क्या कहेंगे? देखिए, राहुल विषधर है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु उसको विष की जो सप्लाई होती है ना, वो 3-4 अलग-अलग सप्लायर्स हैं, जिसमें एक विदेश में बैठा सैम पित्रोदा है या फिर जयराम रमेश है। अभी मणिशंकर अय्यर नाम का जमूरा निकल कर आया है, या फिर हार्वर्ड और इसके जो लोग इस बात से खासे दुखी हैं कि आईआईसी का नाम नहीं हो रहा है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का, या फिर जो अंग्रेजी दां लोग हैं वो लोग अब सत्या के गलियारों में भटक रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने हिंदी को और बाकी भाषाओं को उतना ही प्रेफरेंस दिया है, बल्कि ज्यादा ही दिया है। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वो हिंदी ही बोलते हैं, और प्रधानमंत्री के एक जेस्चर से, एक संकेत से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो इसके पास, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये पप्पू है या मूर्ख है, लेकिन इसके पास तार्किकता और वह जहर का वह दिमाग नहीं है जो यह अपने बूते कर सके। इसलिए इसको यह दिलासा दिया गया है कि भाई, जैसे एक समय हमारे नीतीश कुमार को उनके कोटरी के लोगों ने, उनके दरबारी लोगों ने यह तो झाड़ पर चढ़ा ही दिया था ना कि बस अब अगले मुख्यमंत्री आप ही हैं, और आपने भी नेताओं प्रधानमंत्री, के सॉरी, प्रधानमंत्री। अगले प्रधानमंत्री आप ही हैं, सॉरी सॉरी, और आपने भी नेताओं के साथ काम किया, मैंने भी काम किया है। दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि आपको अगर लगता है कि कोई नेता इतनी साधारण बात क्यों नहीं समझ रहा है, या ये लोग मूर्ख हैं क्या, तो नेता मूर्ख नहीं होते, नेता अंधे होते हैं। उनके आसपास 10-12 ऐसे लोग होते हैं जो लगातार बताते हैं कि अरे, आपके अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं, और राज्य चकाचक चल रहा है, देश चकाचक चल रहा है। आपकी कोटरी जितनी बड़ी और लोगों से दूर करने वाली होगी, नेता के तौर पर आप उतने विफल साबित होंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने 4 अलग-अलग नेताओं के साथ काम किया है।
आप अगर मान लीजिए कि उदाहरण के लिए आप यूपी के मुख्यमंत्री को देखना चाहें कि वह क्यों इतने ताकतवर हैं और क्यों उनको पता रहता है, क्योंकि वह चीजों के बारे में आश्वस्त हैं, जमीन से उठे हैं और वह अभी भी जमीन भूले नहीं है। तो उनको जब 5 लोग बताते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वह अगले 5 से उसका सत्यापन करवाते हैं, या कोई भी अच्छा मुख्यमंत्री यही काम करता है, या वह उन जगहों पर चला जाता है ताकि चीजें सत्यापित हो। जो नेता ये नहीं करता है वह फंदे में फंसता है और वह धीरे धीरे दूर हो जाता है। तो राहुल के गिर्द के लोगों ने, उसकी कोटरी ने, चूंकि एक तो उसकी कोटरी ही अजीब है, स्टिफेनियंस और ये ऑक्सब्रिज एक्सेंट वाले लोग हैं जिनको भारत के बारे में कुछ नहीं पता है, उनको इंडिया के बारे में पता है। और इंडिया, अब उनको इंडिया से डरने वाले लोगों की संख्या अब नगण्य रह गई है, क्योंकि तकनीक ने सबको बराबर कर दिया है। धन्यवाद दीजिए सोशल मीडिया का, धन्यवाद दीजिए व्हाट्सएप का कि एवरीवन इज इक्वल नाउ। अब सही मायने में प्रजातंत्र आ रहा है। तो अब मणिशंकर अय्यर को आरडब्ल्यूए नोटिस भी दे देता है, उनकी बिटिया को भी दे देता है कि राम मंदिर के बारे में ज्यादा बकैती कर रहे हो तो ये बात करो या फिर मकान छोड़ के जाओ। और वो भी जंगपुरा जैसे जगह में, दिल्ली का जो सबसे एलीट इलाका है, जहां की 1 फुट जमीन खरीदने के लिए मेरी तो लगती है कि मुझे, मतलब मेरे जैसे पत्रकार की शायद आधी जिंदगी की कमाई चली जाएगी या क्या होगा पता नहीं, बाकी लोगों का मैं नहीं जानता। तो खैर, 3-5 राज्यों के जो हालिया चुनाव हुए उसमें आप वोटों का पैटर्न जो देखेंगे तो देखेंगे कि मियां वोट शिफ्ट हुए हैं, और ये शिफ्ट क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस की तरफ गया है। और उन लोगों को ये पता चला है कि हम लोगों ने गलत काम किया है, हम लोगों ने क्षेत्रीय दलों को मजबूत किया लेकिन भाजपा से लड़ने लायक वो नहीं है, क्योंकि हर एक जगह अलग अलग हैं और टुकड़ों में नहीं। कांग्रेस यानी इंदिरा कांग्रेस, जिसने बाद में आईएनसी जोड़ लिया अपने नाम से या जो भी कर लिया भले ही, तो कांग्रेस जो है, इंदिरा कांग्रेस भले ही 2 आदमी हो लेकिन पूरे देश में उसके आदमी, पूरे देश में उसके समर्थक हैं। अब ये अलग बात है कि अंडमान निकोबार में 2 कार्यकर्ता होंगे उसके, दिल्ली में 5 होंगे या जो भी होंगे, लेकिन है तो ऑल इंडिया पार्टी वही है। तो मियां भाई लोगों को लगा कि जो 80 के पहले हम लोग कर रहे थे और जिस हिसाब से कांग्रेस को हमने ताकत दी थी वह हम फिर से कर लें। और यह आपको तेलंगाना में दिखा, या आपको उन तमाम जगहों पर दिखा जहां जहां इन्होंने सीटें जीती हो या दूसरे स्थान पर रहे हो, जो भी किया है, लेकिन उनमें वोट परसेंटेज बढ़ा है इनका। और इसीलिए राहुल गांधी लगातार इसी पॉइंट पर, इसी नस पर दबा रहे हैं और वो जानबूझकर ये कर रहे हैं। उनको ये भ्रम हो गया है कि कांग्रेस अकेले भाजपा को टक्कर दे सकती है। जी ठीक ठीक। अच्छा, जब आप ये कह रहे हैं कि उनको लग गया है कि भाजपा को अकेले टक्कर दे सकती है कांग्रेस, रिवाइव हो सकती है, उसका रिवाइवल हो सकता है और वो केवल और केवल मुसलमान वोटों की बदौलत हो सकता है, उसके कंसोलिडेशन से हो सकता है। वो 5 राज्यों का चुनाव आपने बताया, उसका एक आधार दिखाई देता है। और जिस तरीके से प्रो होके राहुल गांधी पूरी तरीके से अपने आप को मतलब दिखा रहे हैं, उसको एक्सपोज नहीं कहूंगा, वो बड़े आत्ममुग्धता के साथ इसको दिखा रहे हैं कि हाँ हम मियाँ पार्टी हैं, हाँ हमारी यात्रा मियाँ यात्रा है, हाँ हम मंदिर को गाली देंगे, देते रहेंगे। तो ये सारी तमाम चीजें, लेकिन अब इसके साथ अगर इस सच को जोड़ा जाए कि चुनाव में 2024 के अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, तो ठीक है, आपका तेवर बहुत अच्छा है, आपके पास जज्बा बहुत है। अरे भाई साहब, जज्बा है तो 24 घंटे का एक कैलेंडर भी तो होना चाहिए। ये सब कुछ ये चुनाव के बाद करेंगे ऐसा तो है नहीं। तो क्या ये समझा जाए कि राहुल गांधी और उनकी चौकड़ी इस बात पर है कि भले 2024 हार जाएं और 2024 हम लड़ते हुए न दिखें या नहीं लड़ें, लेकिन आगे तक हम ये पूरी गोलबंदी करके मुस्लिम वोटों के साथ हम देश में आग लगाना जारी रखेंगे। तो ये किसी और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी, या इनके दिमाग में 2024 है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो उनको मूर्ख समझने की भूल कदापि न करें।
उनको मुसलमानों की हठवादिता पर पूरी तरह भरोसा है। उनको यह पता है कि मुसलमान वोट दिमाग से नहीं करते हैं, वो केवल और केवल यह देखते हैं कि भाजपा को कौन हरा सकता है। और इसीलिए ये जो 8% वोट का मुगालता चलता है ना, कि मुसलमानों ने दे दिया 4%, 8%, मुझे एक तो ये नहीं समझ में आता कि आप गिनते कैसे हैं कि मुसलमानों ने दिया है या क्षत्रियों ने दिया है या हिंदुओं ने दिया है, किसने वोट दिया है, कितना परसेंट, ये कैसे गिन लेते हैं? ये खैर बात तो उसका मुझे भी नहीं समझ में आती। उसका ये आकलन बिना वजह है, इसका कोई उसका तकनीकी खैर आधार नहीं होता। चलिए कोई गणित होगा, कोई रॉकेट साइंस होगा जो हमारे जैसे क्षुद्र मनुष्य नहीं समझ पाते। लेकिन जितने भी मुसलमान हैं वो केवल और केवल एक प्लैंक पर वोट देते आए हैं 1947 से। पहले तो कांग्रेस के समर्थन में देते थे और अब जनसंघ से लेकर भाजपा तक के विरोध में, जो भी विरोध उसको में। हराने लायक होगा, उनका सकारात्मक कोई एजेंडा नहीं है। इसीलिए आप ठीक। किसी भी मियां भाई से बात कीजिए, वो कहेगा आपने गैस लिया, आपने मकान लिया, आपने सब कुछ किया, मोदी ने ये किया, फलाना किया। हाँ, सब किया, तो वोट तो हम वोट नहीं उसको नहीं देंगे। एकदम ठीक तो बात। ये और जो यहाँ चीज है, ये जो चीज है, ये बात विषधर राहुल को बहुत अच्छे से पता है। और वो केवल मियां यात्रा पर नहीं निकले हैं। आप देख लीजिए हरियाणा में, पंजाब में किसानों के मार्फत पूरे देश को सुलगाने की साजिश हो रही है। ठीक। किसान किस तरह के खालिस्तानी जो उसमें छिपे बैठे हैं, वो किस किस तरह के बयान दे रहे हैं। तो राहुल एक साथ कई मोर्चों पर सक्रिय है। उसका अंतरराष्ट्रीय जो नेटवर्क है विषधर राहुल का, वो भी सक्रिय है। तो ऐसा नहीं है, बीबीसी से लेके, सीएनएन से लेके, अल जजीरा से लेके और तमाम लोग, चूंकि 2024 का जो चुनाव है वह निर्णायक होगा भारतवर्ष के लिए कि अगले डिकेड में हम कैसे जाने वाले हैं। क्योंकि ठीक ठाक पैसा बचाकर मोदी जी ने रख दिया है लूटने के लिए, ठीक ठाक प्रगति हो गई है। जहां एक एम्स था वहां 24-25 एम्स बन गए हैं, 17 ऑपरेशनल हैं। और वो सब गाथा गाने लगूंगा तो उसको कोई जरूरत नहीं है, खाने कमाने के लिए भरपूर है। तो ये चुनाव, इसीलिए राहुल कोई भी अस्त्र नहीं छोड़ रहा है। वह उस परिवार को की बहू को नचनिया और क्या क्या बोल रहा है, बड़ी जिसका उसका बाप जिन अमिताभ बच्चन का दोस्त था। हालांकि नहीं, मतलब उसको मैं उसका पारिवारिक लक्षण कहता हूं, क्योंकि आपको याद होगा कि एक बार प्रियंका वाड्रा को मोदी जी ने कहा था कि ये मेरी बेटी की तरह है, तो प्रियंका वाड्रा ने कहा था कि मेरा बाप ऐसा नहीं, फलाना। इस देश को दरअसल विक्टोरियन छिछोरे से लेकर अब तक विषधर राहुल तक ये लोग डिस्कवरी ऑफ इंडिया ही कर रहे हैं, इस देश को समझते ही नहीं है। और इसीलिए राहुल का वक्तव्य मुझे कतई अपमानजनक नहीं लगता है। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने जैसे कहा ना कि जिस तरीके से मजहबी लोग टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, हालांकि आपने कहा कि वो दिल से वोट करते हैं, मैं अभी भी मानता हूं कि वो जेहन भी बराबर इस्तेमाल करते हैं। और उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि हर सीट पर उनका एक ही कैलकुलेशन, एक ही फार्मूला, एक ही गणित, एक ही सिलेबस कि भारतीय जनता पार्टी कोई प्रत्याशी को हरा कौन रहा है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का भी जिंदगी का एक ही मकसद जो उनसे पूरा नहीं हो पा रहा है, जो उनसे हल नहीं हो पा रहा है, कि किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को, वो देश में राजनीति नहीं कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए देश में राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों का जब मकसद एक हो तो मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन, यही शायद वजह है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी ना तो वोट शेयरिंग पे ध्यान, सीट शेयरिंग पे ध्यान दे रही है, ना वो अपने नेताओं और गठबंधन, इंडी गठबंधन का तो नाम ही लिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग जो है धीरे धीरे भूल रहे हैं। तो ये एक ज्वाइंट एफर्ट जैसी कोई बात लग रही है। अगर इसमें 2024 में कोई लॉटरी लग जाए और एक आध सीटों की ही लॉटरी लग जाए, बहरहाल उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का कोई नाम लेवा बचता दिखाई नहीं दे रहा है। और शायद यही वजह है कि सोनिया गांधी खुद रायबरेली छोड़ के चली गई। दर्शकों, राहुल गांधी के बहाने कांग्रेस की मनः स्थिति और राहुल गांधी की राजनीतिक शैली, जो कि केवल और केवल मुस्लिमों पर आधारित है,
भले उनको भड़का के, देश में जहर बो के, किसानों के नाम पर अलगाववादियों को भड़का के, किसी न किसी तरह से 24 के ठीक पहले देश में आग लगनी चाहिए। क्योंकि याद रखिए, ये वही राहुल गांधी हैं जो विदेश की धरती से लेकर देश की धरती तक से ये बोलते आए हैं कि पूरे देश में केरोसिन, मिट्टी का तेल फैला हुआ है। यानी अब राहुल गांधी पूरे प्रयास में हैं। हालांकि एक आध माचिस की डिब्बी दशकों इनकी खाली हो चुकी है, देश में आग लगाने का असफल प्रयास कर चुके हैं। राम जी की कृपा है कि देश में कोई अशांति ऐसी लगी नहीं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी माचिस दर माचिस खोल के, तीली दर तीली जलाकर फेंकने का प्रयास कर रहे हैं। यही है उनका कुल उद्देश्य और यही है उनकी न्याय यात्रा। बहरहाल एक बार फिर जमानत वमानत पाके ये दोबारा से शुरू करेंगे और रायबरेली की सीट पर पहुंचेंगे, और जैसे भी हो। तो ये था व्यालोक जी के साथ राहुल पुराण। और दर्शकों, व्यालोक जी ने बिहार के जिस स्थितियों पर बात की जिसकी वजह से ये हमारे साथ चर्चा में नहीं थे, हम व्यालोक जी के साथ इसी प्रारब्ध के इस मंच पर बिहार का जंगल राज, इसकी एक क्रमिक कहानी आपके साथ लेकर आएंगे और बहुत जल्दी आपको उसका पहला एपिसोड देखने को मिलेगा। क्योंकि हम मानते हैं कि दस्तावेज खोलते रहना जरूरी है अगर आपको आज के वर्तमान पर सुखद भविष्य की इमारत खड़ी करनी है। तो दर्शकों, हमें और व्यालोक भाई दोनों को इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। इजाजत कह देने पे मैं दर्शकों से अपने डांट खा जाता हूं, मैं भी सुधार कर रहा हूं। दर्शकों, ऐसे ही डांटते रहिए। तो व्यालोक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ हमें और व्यालोक भाई दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम।